हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेएस मिल के व्यूज़ ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वो क्या सोचते थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में और क्यों उन्हें रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा गया है। जेएस मिल का मानना ये था कि जब भी हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके की गवर्नमेंट अच्छी है, कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट होती है, ये जानने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को फुलफ़िल कर रही है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रही है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल गवर्नमेंट के दो मेन फंक्शंस होते हैं, दैट इज़ टू यूज़ सिटीजन्स एबिलिटीज़ और उनकी मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ की इम्प्रूवमेंट और उनकी डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं उनकी सिटीजन्स की एबिलिटीज़ को यूज़ करना, तो हम बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टेट में, कंट्री में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, सो इट इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऐसी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि उन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के टैलेंट को यूज़ करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी। एंड जब हम उनके मॉरल इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ रोड्स बनाना या फिर बिल्डिंग्स खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बल्कि एक सिटीज़न को बेहतर बनाना है, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को बढ़ाना, उसकी मॉरल वैल्यूज़, उसकी वर्च्यूज़ को डेवलप करना, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। एंड ऐसी गवर्नमेंट जो इन दोनों फंक्शंस को पूरा करती है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही कर सकती है। जेएस मिल का मानना ये था कि डिस्पोटिक गवर्नमेंट जो होती है वो भले ही पहला फंक्शन पूरा कर सकती है, लेकिन वो दोनों फंक्शंस को फुलफ़िल नहीं कर सकती है। एंड ओनली गवर्नमेंट दैट कैन फुलफ़िल दिस कंडीशन इज़ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वो ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन एंड कॉम्पिटेंस को बैलेंस किया जाता है एंड डेमोक्रेसी ज़रूरी होती है फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जाता है, एक्टिव सिटीजनशिप के थ्रू वर्च्यू को भी प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम वोट करते हैं, किसी भी कैंडिडेट को वोट करते टाइम हम उसके मैनिफेस्टो को देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हासिल करना चाहता है अपनी लीडरशिप में, क्या लोगों के लिए बेहतर करना चाहता है। एंड भले ही हम उसमें अपना इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो किस तरीके से सोसाइटी को भी बेटर बना रहा है। तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर सोच रहे हैं, बट ऑल्सो एज अ इंडिविजुअल इन द सोशल स्ट्रक्चर में उस तरीके से भी हम सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो जब एक कैंडिडेट खड़ा होता है, स्पेशली इन द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज़, जब एक कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो वो अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड रखता है, ज़रूर सोचता है कि हमें पावर में जाना है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि मैं पावर में जाकर किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ ताकि मेरे इंटरेस्ट तो पूरे हों, बट पूरी तरीके से सोसाइटी का भी वेलफेयर हो। तो यहाँ पर एक सेल्फिशनेस को पीछे रखकर इंसान आगे बढ़ रहा है और सबके बारे में सोचता है। सो ये डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। पर जेएस मिल का मानना ये था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो सब जगह पर पॉसिबल नहीं है। किसी भी स्टेट में या फिर कोई भी स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक मैच्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड ये जो है वो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी भी स्टेट में डेवलप होने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अगर वो कंडीशंस वहाँ पर हैं, तभी सोसाइटी में एक डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है एंड स्टेबल रह सकती है। सो जो कंडीशंस उन्होंने बताई थी वो थी एक्टिव कैरेक्टर, दैट इज़ लोग जो है वो सेल्फ हेल्पिंग होना चाहिए। अगर लोग पैसिव हैं या फिर बैकवर्ड सिविलाइजेशन से हैं तो वो डेमोक्रेसी चला नहीं पाएंगे। उनका अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, अगर उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो अपनी भी हेल्प कर सकें और साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकें, बैकवर्ड सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड जो सेकंड कंडीशन वो बताते हैं कि सिटीजन्स के अंदर इंस्टीट्यूशंस को बचाने की चाह होनी चाहिए, वो उनके अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने की चाह होनी चाहिए। डेमोक्रेसी उनके अंदर इंटरनलाइज्ड होनी चाहिए, वो हर तरीके डेमोक्रेसी उनका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। अगर सोसाइटी ऐसी है तभी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर डेवलप हो सकती है और वहाँ पर स्टेबल रह सकती है, अदरवाइज़ डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पर स्टेबल नहीं हो सकती है। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया था कि इंडिया जैसी सोसाइटी जो एक बैकवर्ड सिविलाइजेशन है, बारबेरियन सोसाइटी बताई थी उन्होंने, उनका ये मानना था कि ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो इंटरनलाइज्ड नहीं है सोसाइटी में, वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती है। ऑल्सो उन्होंने यूनिवर्सल सफ्रेज की बात की है, लेकिन
वो यूनिवर्सल सफ़रेज को ज़रूर प्रमोट करते थे और उसको सपोर्ट भी करते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि वो इक्वल वोटिंग नहीं होनी चाहिए सबको। वो अनइक्वल और डिफरेंशिएटेड वोटिंग की बात करते थे, प्लूरल वोटिंग की बात करते थे। उनका ये मानना था कि जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं सोसाइटी में, उनको ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए रादर देन जो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड भी करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल द टैक्स डिफ़ॉल्टर्स या फिर वेलफेयर डिपेंडेंट्स एंड बैंकरप्ट्स। ऐसे लोगों को वो वोटिंग से एक्सक्लूड भी करते थे, एंड इन्हीं कारणों से उनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी तो लाना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, लेकिन वोटिंग राइट सबको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था मेजॉरिटी की टिरनी से। वो भी टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी के डर से परेशान थे, और उससे उनको उस चीज़ का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी जो है वो टिरनी में आ जाए, उस सिर्फ मेजॉरिटी की मनमानी चले, जो और जो एक्चुअल नीड्स हैं वो फुलफ़िल ना हो पाए। तो वो इसी वजह से वो सबको वोटिंग राइट्स देने से थोड़ा हिचकिचाते थे, एंड वो सिंगुलर वोटिंग की जगह प्लूरल वोटिंग की बात करते थे। और उनका ये मानना था कि जो एजुकेटेड हैं सोसाइटी में, जो वेल वर्ल्ड है, जो एकेडमिक्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको ज़्यादा वोटिंग दिए जानी चाहिए रादर दैन जो इलिटरेट हैं या फिर अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको कम वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए। उन्होंने बात की है कि सीक्रेट बैलेट की जगह, जैसे कि आज हम वोट डालते हैं, हम किसको वोट डाल रहे हैं ये किसी को नहीं पता है हमारे अलावा। ऐसी वोटिंग के अगेंस्ट वो एक ओपन वोटिंग की बात करते हैं, और क्योंकि उससे उनका ये लॉजिक था कि ऐसी वोटिंग से पब्लिक ट्रस्ट डेवलप होता है, और जब आप सबके सामने वोट देते हैं तो आप अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट है उसको पीछे रख के वेलफेयर के बारे में सोचते हुए वोट करते हैं, क्योंकि आपको और भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर उनका ये मानना था कि ऐसी वोटिंग से ट्रस्ट डेवलप होता है, और अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को इंडिविजुअल जो है वो पीछे रखकर सबके वेलफेयर के बारे में सोचता है। सो वो ओपन वोटिंग की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करते थे रादर दैन द सीक्रेट वोटिंग जो आज प्रेवलेंट। उनका ये मानना था कि पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक पब्लिक स्पिरिट डेवलप होती है, एंड इनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी रूल आ जाए और एजुकेटेड माइनॉरिटीज़ को सप्रेस कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो लिमिटेड जो वो है वो प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं, जहाँ पर एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा राइट्स की वोटिंग राइट्स की बात की जाती है। मिल के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं था, ये एक स्कूल था जहाँ पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट करके मोरल मैच्योरिटी हासिल करते थे। उन्हें लगता था कि कॉमन वेलफेयर उनका अपना भला है। ये लोगों को सोशल पर्सन बनाते हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, और वो साथ साथ बहुत ही सपोर्टिव थे टुवर्ड्स द वुमेन्स पॉलिटिकल एंड सिविल राइट। जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में देखा है कि उन्होंने पार्लियामेंट में वुमेन राइट्स के लिए बिल भी प्रपोज किया था, जो इवेंचुअली रिजेक्ट कर दिया गया था, बट इट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन इन द 19th सेंचुरी, जहाँ पर उनके इक्वल राइट्स की कोई बात भी नहीं करता था, एंड ही वॉज अ ग्रेट फेमिनिस्ट टू। सो दिस वॉज ऑल। अब हम एक बार जल्दी से इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने क्या देखा है कि मिल के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल टूल है, जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने मोरल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं। वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कहीं भी डेवलप नहीं हो सकती है, बल्कि उसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए, दैट इज़ एक्टिव सिटीजन्स होने चाहिए, एंड सिविलाइजेशन जो है वो बैकवर्ड नहीं होनी चाहिए। लोग जो हैं वो एजुकेटेड हों वहाँ पर, और उनके अंदर डेमोक्रेसी जो है वो इंटरनलाइज्ड हो। ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में, ऐसी जब सिविलाइजेशन होगी, ऐसी जब कंडीशंस होंगी सोसाइटी में, तभी डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप कर पाएगी। और वो वोटिंग में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज को ज़रूर प्रमोट करते थे, बट वो सबको इक्वल राइट्स देने की बात नहीं करते थे, बल्कि प्लूरल वोटिंग की बात करते थे, जहाँ पर एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा वोट्स दिए जाने चाहिए रादर देन द वंस विच आर नॉट एजुकेटेड, क्योंकि उनको डर था कि कहीं जो मेजॉरिटी है वो एजुकेटेड माइनॉरिटीज़ को सप्रेस ना कर दे अगर सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा जाता है। एंड ऑल्सो जब वो वोटिंग की बात करते हैं तो वो ओपन बैलेट की बात करते हैं, और उनका रीज़न ये था कि इससे लोगों में ट्रस्ट डेवलप होता है, और जब एक इंडिविजुअल को पता है कि उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि वो किसको वोट कर रहा है और किसको नहीं, तो वो अब एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसके ऊपर कि वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पीछे रख के लोगों के बारे में सोचे, सबके बारे में सोच के वोट करे। एंड ही वॉज अगेंस्ट द सीक्रेट बैलेट।
और वो वुमेन्स के राइट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मिल ने ज़ोर दिया था कि औरतों को भी बराबर की वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। दिस वॉज़ ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। अभी आपके पास बहुत सारे PSIR के कंटेंट्स आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।